नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम के तहत हम 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। उन 5 टॉपिक्स को लेने के पीछे का उद्देश्य अब तक आप भी जान गए होंगे। पहला तो ये होता है कि हमने यूपीएससी पेपर को एनालाइज किया है, उनकी थीम्स को आइडेंटिफाई किया है कि वो कहाँ से प्रश्न बनाते हैं। दूसरा रीज़न ये रहता है कि इसकी सिलेबस से आपकी कितनी रिलेवेंस है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर चीज़ आपके सिलेबस से मैच नहीं हो सकती। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। इससे पहले देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। संस्कृति आईएएस की ओर से जीएस फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किया गया है। 30 मई 2022 से क्लासेस आरंभ होंगी, जिनका समय शाम को 6:30 बजे होगा। आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं आज का पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए, ये लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है और हमने पहले भी इसको पढ़ा था, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है कि जितना भी इसको हम कह सकते हैं पहलू कवर कर सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक तो ये उभरती हुई एक टेक्नोलॉजी है जहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछता है, और दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसको लेकर काफ़ी हद तक एक तरीके से आप कह सकते हैं काफ़ी प्रोत्साहित होकर काम कर रही है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, इस नाम से एक आर्टिकल आया था जिसमें इन्होंने कवर किया था व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के पहले हिस्से को जब जारी किया था तो उन्होंने ये कहा था कि 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादित करने का हमारा लक्ष्य है। यानी कि 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन का लक्ष्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से ईयर तक कितना लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद देखिए, एक व्यापक हरित हाइड्रोजन नीति जारी करने वाला भारत 18वां देश बन गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। जो अमोनिया और हाइड्रोजन है वो जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने वाला एक भविष्य का ईंधन होगा, इसी रूप में देखा जा रहा है, राइट। इसके बाद देखिए, एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, जिस मिशन की आपको नोडल एजेंसी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, देखिए हाइड्रोजन मिशन अपने आप में बहुत व्यापक प्रोग्राम है। तो कहीं ना कहीं जो पावर मिनिस्ट्री है, इसके अलावा जो हमारी रिन्यूएबल मिनिस्ट्री है, इसके अलावा हमारी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, ये सब लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि स्लाइड पर तो एक ही मिनिस्ट्री का नाम था, लेकिन न्यूज़पेपर में तो बाकी नाम भी दिखते रहते हैं। तो वो नाम में है, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट फॉर इंडिया, और इसमें कहीं ना कहीं सारी ही मिनिस्ट्री जब अपना योगदान देगी तभी देखिए कंप्लीट होगा, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, हरित हाइड्रोजन होता क्या है ना, हमें पहले तो ये पता हो। तो जब देखिए हाइड्रोजन को आप इलेक्ट्रोलाइजर के द्वारा उत्पादित करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में देखिए क्या निकलता है, केवल ऑक्सीजन निकलती है। क्योंकि क्या होता है, H2O वाटर का ये फॉर्मूला है, उस वाटर को आपने विघटित कर दिया तो H2 यानी कि हाइड्रोजन अलग निकल गई और बाकी क्या बचा, ऑक्सीजन। तो देखा गया है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषक हाइड्रोजन उत्पादन की नीति में आप कह सकते हैं रिलीज नहीं होता है। तो ये तो हुई हाइड्रोजन को बनाने की बात। अब जो हमने ये प्रोसीजर करना है जिसमें हम जल का अपघटन कर रहे हैं, अगर इस प्रोसीजर को करने के लिए जो पावर हम यूज कर रहे हैं ये भी ग्रीन पावर हो, जैसे हम वायु जो हमारा ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा, उसको यूज कर लें, या फिर हमारी सौर ऊर्जा होती है उसको यूज कर लें। तो देखिए हमने इनपुट भी कैसे डाली, ग्रीन डाली, और हमारी आउटपुट भी कैसे निकली, ग्रीन निकली। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था, बट एक बार फिर से हम नजर डाल लेंगे। पहले इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन शोर एक आप कह सकते हैं विंड एनर्जी के लिए फॉर्म लगाया हुआ है। इसके द्वारा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और उस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर रहे हैं, हम देखिए हाइड्रोजन का जो जल है उसको अपघटित करके हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं। ये देखिए H2 यहाँ पे निकल गया, O2 यहाँ पे निकल गया। यहाँ से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को सेफली क्या कर दिया, स्टोर कर दिया है। फिर हम इसको जो है नेटवर्क के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर घर वगैरह
वगैरह में हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो सकती है और जीरो कार्बन एमिशन होता है। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में हमने कार्बन को पर्यावरण में अलग से ऐड नहीं किया है। तो इसीलिए क्योंकि ये पूरी एनर्जी आप कह सकते हैं नेचर फ्रेंडली है, तो प्रकृति की सहायक है एक तरीके से आप कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए वो प्रक्रिया कौन सी है, तो इलेक्ट्रोलाइजर। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कौन सी प्रक्रिया जो मैंने आपको पीछे दिखाई, इलेक्ट्रोलाइजर। इसमें पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं। हाइड्रोजन तब पैदा होती है, कौन से वाले, ग्रीन वाले की हम बात कर रहे हैं, जब एक रिन्यूएबल ऊर्जा के द्वारा पानी का विद्युत अपघटन किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने में केवल अक्षय ऊर्जा संसाधन जो हैं उपयोग में लाए जाते हैं। राइट, ये तो आप समझ ही गए हैं। तो इस तरह से जो पैदा हुई हाइड्रोजन होती है उसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक तत्व उत्सर्जित नहीं होते और जो हाइड्रोजन हमें मिलती है वो पूरी तरह से क्लीन होती है, स्वच्छ होती है। राइट, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया और भी टाइप्स होते हैं, थोड़ा बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ब्राउन हाइड्रोजन, देखिए ब्राउन हाइड्रोजन का मतलब है हम कोयले का प्रयोग जो है यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन में प्राकृतिक गैस का हम यूज़ करते हैं, नेचुरल जो गैस होती है उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू कलर भी थोड़ा सा तो लगता ही है कि नेचर फ्रेंडली है और थोड़ा सा ये भी लगता है वाटर का कलर कहीं ना कहीं ब्लू रहता है, तो इससे भी एक गैस लगा सकते हैं। जबकि ब्राउन और ग्रे से थोड़ा तो आइडिया लगता है कि अच्छा इससे मे भी थोड़ा बहुत जो है नेचर के अंदर कुछ दूषक तत्व जा रहे हैं। तो देखिए ये नेचुरल गैस से उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन हमने रिलीज की है उस कार्बन को सीधे पर्यावरण में नहीं जाने देते, उसको कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करके क्या है उसका स्टोरेज करते हैं। ठीक है, और फिर उसको बाद में जैसे भी हो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन तो हुआ, लेकिन हमने क्या किया, उसको पर्यावरण में नहीं जाने दिया, उसको रिलीज नहीं होने दिया और कैप्चर करके स्टोर रख लिया। इसीलिए ये क्या है, ये ब्लू हाइड्रोजन है। राइट, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए हाइड्रोजन, इसके बारे में भी बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि टाइप्स पढ़ लिए, कैसे निर्माण होता है पढ़ लिया, लेकिन बेसिक फंडामेंटल नॉलेज तो हो, कई बार एग्जाम में काम आ जाती है। तो देखिए हाइड्रोजन हवा के मुकाबले हल्का होता है, इसलिए वायुमंडल में ऊपर की ओर प्रसारित हो जाता है और यही कारण है कि शुद्ध रूप में हाइड्रोजन मुश्किल से ही मिलता है। कई बार आ जाए आपको ये स्टेटमेंट के रूप में कि हाइड्रोजन देखिए रेयरली मिल पाता है क्योंकि ये क्या है, हवा से हल्का होता है। तो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी क्योंकि वो प्रसारित हो जाता है ऊपर। राइट, हमारे वायुमंडल से ऊपर चला जाता है। कैसा है, ये गैर विषाक्त है, अधात्विक है, गंधहीन है, स्वादहीन है, रंगहीन है और अत्यधिक ज्वलनशील है। ठीक है, ये इसके कुछ क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर हाइड्रोजन ईंधन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो ये शून्य उत्सर्जन, जीरो एमिशन देखिए उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से जो उत्सर्जित होने वाला एकमात्र उप उत्पाद क्या है, पानी है। ठीक है, तो कई बार ये स्टेटमेंट आ जाए कि भाई जब हम हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करते हैं तो एकमात्र जो हमारा उप उत्पाद निकलता है वो वाटर है, लेकिन हमें तो सिखाया जाता है कि एक्सट्रीम वर्ड जहाँ पे आ जाए वो गलत होता है, हमेशा गलत नहीं होता है। इसलिए कॉमन सेंस इसको थोड़ा खुला रखना है, भेड़ चाल के पीछे नहीं चलना है। राइट, तो देखिए एकमात्र उप उत्पाद क्या है, पानी होता है, बाय प्रोडक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसलिए इस ईंधन को 100% क्लीन माना जाता है। और देखिए इसका जो प्रयोग है, जो सेल होते हैं या फिर आंतरिक दहन इंजन होते हैं, कहाँ पे हमारे जो व्हीकल वगैरह होते हैं उसमें यूज़ होते हैं ना आंतरिक दहन इंजन, वहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ देखी होगी, जो नितिन गडकरी जी हैं वो हाइड्रोजन कार के द्वारा पार्लियामेंट पहुँचे थे, तो उनकी वो पिक्चर काफ़ी फेमस हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि मतलब वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया में ये जो हाइड्रोजन कारें हैं जनरली आपको दिखाई देंगी। तो काफ़ी कुछ काम चल रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी एंथुसियास्टिक है इस चीज़ को लेकर। खैर, ये हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें के बारे में समझ ली। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये देखिए एक आर्टिकल आया था साइटिंग द फिनिशिंग लाइन इन मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ बताया गया था कि कितने परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन को ये हो रहा है, इंडिया कितना काम कर रहा है, कब तक ये दूर जाएगा। तो ये तो कुछ व्यूज़ थे जो अगर हमें मीन्स में कभी लिखना पड़े तो काम आएंगे, बट प्रीलिम्स के लिए मीजल्स रूबेला इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक तो हमें मीन्स के लिए भी पता होना चाहिए। राइट, चलिए तो देखिए 2019 के आंकड़े ये कहते हैं कि
कि मई 2018 से लेकर अप्रैल 2019 की अवधि के बीच भारत में खसरे के 47,056 और रुबेला के 1,263 मामले सामने आए थे। मतलब भारत में ये अच्छा खासा अभी है। ठीक है, इसके बाद देखिए खसरा क्या होता है, एक एक कर समझते हैं, उसके बाद हम रुबेला को समझेंगे। एक तो चीज आपने ध्यान रखनी है, वायरस ये जनित है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये अत्यधिक संक्रामक होता है, वायरस जनित रोग है और मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये जो संक्रामक रोग है बेसिकली ये मोरबिली वायरस, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोरबिली वायरस, इसकी वजह से होता है। इसके अंदर एक जीन होता है पैरामिक्सो वायरस, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। जो WHO है वो ये कहता है कि खसरे का कोई विशिष्ट ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कुछ दिनों के बाद स्वतः ही आप इससे ठीक हो जाते हैं। हालांकि जो कुपोषण से पीड़ित बच्चे होते हैं, जिनकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी कम होती है, कोविड के टाइम में दिस इज़ द ओनली वर्ड जो हर किसी की जुबान पे था, इम्यूनिटी, है ना। खाना पीना सोना उठना सब कुछ कैसे हो रहा था, इम्यूनिटी के जरिए हो रहा था। खैर, तो देखिए अगर कुपोषण है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो खसरे की वजह से गंभीर जटिलताएं, मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे अंधापन हो सकता है, मस्तिष्क में सूजन हो सकती है, निमोनिया आदि बन सकता है। तो लेकिन जो खसरा है एक बार हो जाए तो ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन है। अगर आप टीकाकरण करवा लेते हैं तो खसरे को देखिए रोक सकते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं रुबेला। तो रुबेला को देखिए जर्मन खसरे के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये भी क्या है, वायरस जनित रोग है। ठीक है, मतलब दोनों ही क्या है, वायरस जनित रोग है। हालांकि इसके लक्षण काफी सामान्य होते हैं और जो ये फैलता है तो जो श्वसन मार्ग है उसके माध्यम से फैलता है। अगर देखिए रुबेला किसी प्रेग्नेंट लेडी में हो जाए जब जो है भ्रूण विकसित ही हो रहा था, तो जन्मजात रुबेला सिंड्रोम ये देखिए हो सकता है, जो थोड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, और ये उन महिलाओं के बच्चे में होने की संभावना ज़्यादा होती है जो गर्भावस्था के पहले 3 महीने के दौरान इससे इन्फेक्टेड हुई थी। मैंने बताया ना, भ्रूण के विकास के दौरान, तो यानी कि अगर स्टार्टिंग के 3 मंथ में इससे महिलाएं जो है संक्रमित हो गई हैं, तो जन्मजात रुबेला संक्रमण ये बच्चों में हो सकता है। देखिए इसके क्या लक्षण है, तो बहरापन, अंधापन, दिल की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, यहाँ तक कि मानसिक विकास में भी कमी आ सकती है। तो अगर आने वाली पीढ़ी इस तरह की बीमारियों से ग्रसित होगी तो इंडिया का जो ह्यूमन कैपिटल है जिसमें हम इतना फक्र करते हैं वो तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऐसे बीमारियां जो कम से कम एक इंजेक्शन लग के, एक टीका लग के प्रिवेंट हो सकती है, तो हमें उसके लिए तो प्रयास करने ही चाहिए। तो सरकार जो है प्रयास कर रही है काफ़ी पहले से, और इसके लिए बहुत बढ़िया उनका कार्यक्रम है, दैट इज सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसके बारे में भी आइए पढ़ते हैं। तो देखिए शुरुआत तो सरकार ने इसकी 1978 में ही कर दी थी। कौन से मंत्रालय के अंदर? इट्स वेरी इजी टू गेस ना, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, इसका जो पहला नाम था वो दरअसल टीकाकरण या प्रतिरक्षण जो कार्यक्रम था उसके विस्तारित रूप में बेसिकली शुरू किया गया था, और ये विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। 1985 में जो नाम बदलने की मैं बात कर रही थी, 1985 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP देखिए कर दिया गया, और इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। शुरू में कुछ सेलेक्टेड जिलों में था, लेकिन धीरे धीरे पूरे इंडिया को इसकी कवरेज में ले लिया गया। देखिए UPI के तहत इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है UPSC में कि कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो UPI के तहत, UIP के तहत, UIP के तहत टीकाकरण के लिए कवर की जाती हैं। तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये लेकर आई हूँ कि कौन कौन से वो वायरस हैं, जैसे जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B संक्रमण होता है, खसरा, रुबेला, जापानी एन्फ्लेसाइटिस, रोटा वायरस के कारण होने वाली टोटल 12 ऐसी वैक्सीन से रुकने वाली बीमारियां हैं जिनको वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है। कितनी है? टोटल 12 हैं। उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा इफ पॉसिबल, राइट। उसके बाद देखिए इनके खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण जो है दिया जाता है। टोटल 12 डिजीज हैं, कौन सी जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है उनके खिलाफ फ्री में टीकाकरण जो है सरकार कराती है, खासकर बच्चे और जो हमारी माताएं होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए, राइट। ये समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये न्यूज में था। तो देखिए लर्निंग लॉस विल डेंट इंडिया GDP, ऐसी स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई। तो GDP को लेके तो रोज कोई ना कुछ कहता ही रहता
आता है, हम कहाँ तक डाटा याद रखेंगे? इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ना। किसने कितना जीडीपी बोल दिया? बजट और सर्वे जो कहेगा और गवर्नमेंट फाइनली जो कहेगी उसको हम देखेंगे कब? जब हम 2023 का पेपर दे रहे होंगे अगले साल, राइट। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तो हमारे लिए जरूरी है पढ़ना, तो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए ये 1966 में स्थापित किया गया और ये क्या है? क्षेत्रीय विकास बैंक है। देखिए नाम में एशिया, एक रीजन की बात कर दी गई है। कुछ वर्ल्ड, कुछ नेशनल, कुछ नेशनल होता तो राष्ट्रीय स्तर का हो जाता, इंटरनेशनल होता तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो जाता। एशिया एक रीजन की बात कर दी गई है। तो क्या है? एक एशियाई विकास बैंक है। संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक का आधिकारिक दर्जा इसको प्राप्त है। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। अगर सदस्यता की बात करें तो देखिए टोटल इसके 68 सदस्य हैं, जिसमें से मेजोरिटी कहाँ के होंगे भाई? नाम अगर एशियाई विकास बैंक है तो मेजोरिटी एशिया ही से तो होंगे, है ना। तो 49 एशिया और प्रशांत से हैं और बाकी के जो 19 हैं वो आउटसाइडर्स हैं, राइट। इसको ध्यान रखना है। अगर एग्जैक्ट नंबर भी याद ना हो तो सिर्फ इतना अगर पता है ना, मेजोरिटी हमारे एशिया प्रशांत वाले एरिया से, तो भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज आपकी जांचते हैं, वो आपका रट्टाफिकेशन नहीं जांचते। खैर देखिए एशियाई विकास बैंक में एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्य गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों के तौर पर जो है शामिल होते हैं। ये तो थी मेंबरशिप की बात। अब वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, किसके पास कितना मताधिकार होता है, किस बेस पर होता है। तो देखिए जैसे वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत क्या है, एक भारित मतदान प्रणाली है, एक वेटेज वोटिंग सिस्टम है कि भाई आपको एक कोटा दिया गया है, उस कोटे के अनुरूप आपने पैसा देना है उस संस्था को। जितना ज्यादा आप पैसा देंगे, आपके पास जितना कोटा है उसी के हिसाब से आपके पास वोटिंग राइट होगा। मान लीजिए आप 100 अरब डॉलर देते हैं, मैं सिर्फ 50 अरब डॉलर ही देती हूँ, कोई और है जो 10 अरब डॉलर ही देता है, तो आपकी जो वोट होगी उसका वेटेज मुझसे और दूसरे से ज्यादा होगा। मेरी वोट का वेटेज आपसे तो कम होगा लेकिन तीसरे से ज्यादा होगा, तीसरे का वेटेज सबसे कम होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक में ये सिस्टम काम करता है। सेम यही सिस्टम एशियाई डेवलपमेंट बैंक में भी काम करता है, जिसमें राष्ट्र के मताधिकार का निर्धारण बैंक की अधिकृत जो पूंजी है उसमें उस राष्ट्र ने कितना अंश दे रखा है इस आधार पर किया जाता है, राइट। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए अगर 2019 तक के मैं आंकड़े की बात करूं तो 5 सबसे बड़े शेयर धारक कौन कौन थे? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों के पास कुल शेयरों का 6% है। फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4%, भारत 6.3% और ऑस्ट्रेलिया है 5.8%, ठीक है। तो ये डाटा नहीं याद रखना है, बस 5 कंट्रीज के नाम याद हो, यूएस, जापान, चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इतना काफी है। और ये आपको याद हो कि भारित मतदान प्रणाली इस पर ये काम करता है, राइट। बस इतनी ही बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी। अच्छा ये काम क्या क्या करता है? तो डेवलपमेंट बैंक है, मतलब कहीं ना कहीं विकास की, अवसंरचना की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन सब चीज़ों को लेके काम करता होगा। तो देखते हैं एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरण रूप से सराहनीय विकास, क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है। इसके अलावा ये एशियाई विकास आउटलुक, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि जो एशियाई विकास आउटलुक है वो इस बैंक के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। कौन सा आपका? तो एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इसके द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आप देखते हैं हमारा 4th टॉपिक। देखिए एक एक्चुअली न्यूज में थी, ये आप कह सकते हैं कॉन्वेनेंट, वाचा, नियम, कुछ भी कहिए, क्या था? तो देखिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम। यहाँ पे आप देखेंगे जो ज्ञानवापी वाला एक आर्टिकल था, तो ये तो पूरा पॉलिटिकल एक आर्टिकल है, हमें तो मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं ना आर्टिकल तो अपने काम की चीज निकल ही आती है। जैसे जो मैंने ये पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या बात की है इसने, आर्टिकल 2 क्लॉज 1 ऑफ इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी कि ICESCR, इसकी बात की हुई है। तो मतलब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने आगे क्या लिखा है, इंडिया इज अ सिग्नेचरी, भारत इसका क्या है, हस्ताक्षर करता है, तो फिर तो जरूर हो जाता है। आइए पढ़ते हैं। तो देखिए जो ICESCR है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, GA, ठीक है, उसके द्वारा 1966 को अपनाई गई क्या है, एक बहुपक्षीय संधि है, मल्टीलैटरल ट्रीटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्या है, एक संधि है।
ये अपने सदस्यों को ये कहता है कि जो व्यक्ति हैं, गैर स्वशासी हैं और जो ट्रस्ट क्षेत्र है उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार देने की दिशा में काम करें। यानी कि भाई जो भी हमारे सदस्य बनेंगे, जो भी हमारी पार्टीज हैं, आपने लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार देने हैं और इसके लिए प्रतिबद्ध रहना है। ये स्ट्रेटेजी का आप कह सकते हो उद्देश्य है। इसमें देखिए श्रम अधिकार भी आते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और पर्याप्त जीवन स्तर, ठीक है, सफिशिएंट लाइफ स्टैंडर्ड, ये अधिकार भी आता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, जो ये ICSR है, ये मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय विधेयक का, जो ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल एक्ट है, उसका भी एक हिस्सा है। इसके अलावा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा या नियम या संधि, उसका भी हिस्सा है। राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये एक समिति है, ये इस संधि के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस संधि को मॉनिटर करने की जो जिम्मेदारी है वो इस समिति के पास है। देखिए एडिटोरियल में इसका जिक्र कहीं नहीं था, लेकिन जब मैं आपके लिए कंटेंट बनाती हूँ, मैंने देखा अच्छा एडिटोरियल में एक संधि बताई है, अच्छा इंडिया इसका सिग्नेचरी है, मतलब मुझे आपको पढ़ाना है, तो फिर मैं देखती हूँ अच्छा संधि के साथ और क्या क्या है, तो मैंने देखा एक समिति है, उस समिति से फिर एक और चीज़ लिंक है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और पढ़नी। यही एक तरीका है बिल्कुल सटीक तरीके से करंट अफेयर को पढ़ने का। आइए देखते हैं। तो देखिए इस समिति की स्थापना 1985 में संयुक्त राष्ट्र की, अब देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक, इसके बारे में तुम पढ़ते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, उसके द्वारा देखिए की गई थी। इसका जो गठन किया गया था वो जो ICSR है, ठीक है, इसके कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से किया गया था। जो संधि मैंने पढ़ाई उसका जो है एग्जीक्यूशन ये देखता है। तो इस संधि के जो पक्षकार देश है वो हर 5 साल में इस समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं। तो ये भी थोड़ा पता हो कि देखिए जितने भी सिग्नेचरी है वो हर 5 साल बाद एक रिपोर्ट इस समिति को दिखाते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो मतलब क्रॉसिंग चेक वाला काम भी यहाँ पर है। राइट, चलिए ये आप समझ गए। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। यहाँ पे आप देखेंगे एक एडिटोरियल था, तो एडिटोरियल तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें एक वर्ड आ जाता है 4 धाम। तो अगर हमारी किसी जोग्राफिकल फीचर से, किसी आर्ट एंड कल्चर से, या फिर कोई ऐसा जो जोग्राफिकली भी इम्पोर्टेंट है, कल्चरली भी इम्पोर्टेंट है, रिलीजियसली भी इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसको तो पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं। तो 4 धाम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो कि महान हिमालय की ऊंचाइयों के बीच 4 तीर्थ स्थल है, इन्हें सामूहिक रूप से 4 धाम के नाम से जाना जाता है। और हिंदूज में तो बहुत ज़्यादा महत्व है इस यात्रा का, है ना, सिख लोग भी कई बार करते हैं। तो देखिए परंपरागत रूप से माना जाता है कि पश्चिम से यात्रा शुरू होनी चाहिए और पूर्व में जो है समाप्त होनी चाहिए। ये तरीका है, एक ट्रेडिशनल वे है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 4 धाम यात्रा है वो यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री तक जाती है और अंत में कहाँ, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाती है। अब इन चारों धाम के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। डिटेल में आपने अपनी जो है आर्ट एंड कल्चर वाली जो बुक है वहां से पढ़ना है। राइट, अच्छा देखिए गंगोत्री धाम, तो गंगा का एक क्या है, ये ओरिजिनल सोर्स है गंगोत्री, है ना, यहाँ से गंगा निकल रही है। नदी का जो मुख्य उद्गम है वो गोमुख है, जो गंगोत्री मंदिर से 19 किलोमीटर दूर स्थित क्या है, ग्लेशियर है। अगर गंगोत्री मंदिर के निर्माण की बात करें तो 18वीं शताब्दी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा इनके द्वारा देखिए किया गया था और भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर ये स्थित है। ज्योग्राफी भी थोड़ी पता हो। इसके बाद देखिए यमुनोत्री धाम, तो इस मंदिर का जो निर्माण है, जो टिहरी गढ़वाल के राजा थे महाराजा प्रताप शाह, उन्होंने करवाया था। कौन? प्रताप शाह, ठीक है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो प्राचीन ऋषि थे असित मुनि, उनका यहाँ पर देखिए आश्रम था, ठीक है। फिर केदारनाथ धाम, तो केदारनाथ धाम देखिए समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इसका ऐतिहासिक नाम है केदारखंड, उसका जिक्र भी मिलता है हमारे पुराणों में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम में भी आता है और ये पंच केदार का भी हिस्सा है और भारत में जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से भी एक है, मतलब 3 ग्रुपिंग का ये हिस्सा बनता है। राइट, ध्यान रखिएगा। फिर बद्रीनाथ धाम, तो देखिए भगवान विष्णु के 108 जो दिव्य देशम अवतार हैं उसमें वैष्णवों के लिए जो पवित्र तीर्थ स्थल है उनमें से ये एक है। बद्रीनाथ शहर योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्रीनाथ सहित
पंच बदरी का एक्चुअली एक हिस्सा है। ठीक है, तो एक तो विष्णु जी के जो दिव्य देशम है उनका हिस्सा है, इसके अलावा पंच देशम का हिस्सा है। राइट, इतना ध्यान रखिएगा। अब एक छोटी सी इमेज देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था भाई यमुनोत्री से जो है आपको कहाँ जाना होता है, बद्रीनाथ। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इसको वेस्ट टू ईस्ट लगाना है तो पहले क्या आएगा, यमुनोत्री, फिर क्या आएगा, गंगोत्री, फिर है केदारनाथ, फिर आता है बद्रीनाथ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे ऋषिकेश यहाँ पे है, ये देखिए हरिद्वार है, फिर यहाँ पे देखिए रुद्रप्रयाग हो जाता है, ये भी थोड़ा सा आपको पता हो। ठीक है, तो इतना बस ध्यान रख लीजिएगा। ईस्ट टू वेस्ट कैसे लगते हैं, कौन कौन सी नदियाँ पड़ती है, कोई इंपॉर्टेंट संगम है तो उसको देख लीजिएगा, और आर्ट एंड कल्चर में अगर थोड़ा बहुत कुछ है तो वो देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा 5वां टॉपिक समाप्त होता है और इसी के साथ ही हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आई फील्ड वेरी हैप्पी जब आप कमेंट करते हैं और आप कहते हैं कि आपको चीज़ें समझ आई हैं। तो इसी तरीके से हम लोग साथ रहकर पढ़ाई करते रहेंगे। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। नमस्कार।